हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक एग्जाम हो चुका है। आपको जो 5 युद्ध लड़ने जाना है उसमें से तो एक आपने लड़ लिया। और उसमें चाहे जैसा भी गया हो, बहुत लोगों का अच्छा गया होगा, बहुत लोगों का एवरेज गया होगा, बहुत लोगों का थोड़ा खराब भी गया होगा। तो प्लीज अब वो अगर मान लीजिए जिसका खराब हुआ है तो वो अपना अगला पेपर खराब नहीं करेगा। अगले पेपर में भाई मेहनत करो और उससे अधिक और इसमें फोड़ दो एकदम, कि हाँ उसका भी इसमें कवर हो जाए। तो होता है ना, गलतियों से हमें सीख मिलती है, तो गलतियों को लेके आपको बोझ नहीं बनाना है कि अब तो गलती हो गई, अब क्या होगा, मेरा हिंदी का खराब गया, अब तो सारा खराब होगा। ये नहीं सोचना है। बस हाँ, जो हो गया सो हो गया, बाकी जो आने वाला है उसको तो हम सुधार कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो शुरू ही कर दी थी। लगभग 30 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं और 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके जो प्रीवियस वीडियो है 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के जो एमसीक्यू है उसे आप देख लीजिएगा। और आज के सेशंस में हम बहुत ही लंबे नंबर, मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन से बात करेंगे, जो कि है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय। और बात करें आपके बायो के पेपर में, तो जो लघु उत्तरीय होता है वो अकेले 36 नंबर का यहाँ से आता है। आपको आपको लघु उत्तरी में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भाई एक ये बहुत ही बिग नंबर है, बिग पॉइंट है, तो इसे हमें अच्छे से तैयार करना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस 36 में से 30 नंबर आ जाए तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी लेक्चर आए हैं उन्हें बस अटेंड कर लीजिए, आपका श्योर है कि ये 36 नंबर एकदम फिक्स तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो जरूर आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास की। तो आ गया हमारे सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर में ये सारे पूछे जाते हैं। ये सारे अगर बात करें तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से। और 3 नंबर के 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 12 क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाए ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बस फॉलो कर लीजिए, आपके वो 12 के 12 क्वेश्चन भी सही होके चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीज क्या है। किसी एक बीज का संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना होता और बहुत कम भी नहीं लिखना होता है। आपको मतलब एवरेज में ही लिखना होता है, ये नहीं कि हम 3 नंबर है तो भाई पूरे पेज भरते चले जाए। जितना पूछा गया ना उसको बस आप आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बीज क्या है, तो हम बता देंगे कि ऐसी संरचना जो साधारणतः गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होती है, बीज कहलाती है। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं कि जो भ्रूण विकसित होता है ना, अ, वही आगे चल के उसी में से बीज बनता है। और उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो इतना आप डिफिनेशन में लिख देंगे। अब उसके पास दूसरा क्वेश्चन इसे में किया गया कि किसी भी एक बीज की संरचना बनाइए। आप एक बीज पत्र, द्विबीजपत्री, किसी भी एक बीज पत्र मतलब बीज का संरचना बना देंगे। तो एक बीज पत्री का थोड़ा सा मतलब आसान है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, और उसमें कई सारे नाम भी लिख लेते हैं हम, तो थोड़े पेज भी भर जाएंगे। तो फिगर, ये फिगर पेपर में कंजूसी ना करिएगा, फिगर आप अच्छे से बड़ा सा साफ सुथरा बनाइएगा। तो ये आपके पास एक बीज पत्री की संरचना है। यहाँ से जो बीज की संरचना है तो आपको बीज को पूछना है, तो ये मान लीजिए, वैसे एक बीज लिखना भी नहीं है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये बीज की संरचना है और ये इसका पूरा भाग है। इसमें से ये जो लास्ट वाला बीज आवरण है, और इसमें ये बीज सतह जो एल्यूरॉन की बनी होती है, यहाँ से जो अंदर वाली सतह होती है ये लाइनें की गई हैं। और ये पूरा खाली भाग भ्रूणकोश होता है। और यहाँ से जो भाग होता है इधर का वो प्रांकुल चोल होता है। प्रांकुल चोल और मूलांकुर चोल लगभग ज्वाइंट रहते हैं। जैसे देखिए यही नीचे का जो भाग हो गया वो मूलांकुर चोल हो गया, नीचे का भाग मूलांकुर हो गया, ये प्रांकुर हो गया। तो जो प्रांकुर होता है वो आपके तना का निर्माण करेगा और जो मूलांकुर होगा वो जड़ का निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें लिखना नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए। तो बस आपने डिफिनेशन लिखी और बीज की संरचना बना दी, ये आपके 3 नंबर के काम हो गए। 1 नंबर पे डिफिनेशन और 2 नंबर का फिगर हो गया। मान लीजिए 1 नंबर का फिगर बनाने का और 1 नंबर ये सारा नाम वर्णन करने का। तो बस इतना ही लिखना था आपको। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें भी टिप्पणी जरूर पूछ देता है और छोटी छोटी जो डिफिनेशन है उसी पे बोलेगा। तो लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता
अंतः जाति पर जीविता। जब भी टिप्पणी पूछता है इसमें तो आपको ये 2 इसमें देगा, यानी ये 1.5 नंबर का होगा और ये 1.5 नंबर का होगा। और अगर हम बात करें तो ये आपके पास 1.5 नंबर का हो गया और बात की जाए तो ये आपके पास 1.5 नंबर का हो गया। दोनों क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको सहभोजिता लिखनी है। तो सहभोजिता की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 अलग-अलग जातियों में ऐसा सहजीवन जिसमें एक जाति को दूसरे जाति से लाभ हो, लेकिन दूसरे को पहले से ना तो कोई लाभ हो और ना तो कोई हानि हो, उसे हम सहभोजिता कहते हैं। यानी इसमें कहा ये जा रहा है कि मान लीजिए 2 जाति है, वो आपस में मतलब एक संबंध बना के रह रही है, तो एक जाति को दूसरे से लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरी वाली को ना ही तो लाभ मिल रहा है, ना ही तो उसे हानि हो रही है, तो इसे हम सहभोजिता कहते हैं। फिर अंतः जाति परजीविता पूछा गया है। तो अंतः पर जाति परजीविता क्या होगा? भाई परजीवी आ रहा है तो ये हानि तो पहुंचाएगा ही, परजीवी से मतलब। तो इसे अगर डिफिनेशन देखें आसान भाषा में तो यह एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे जीव को न तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, उसे हम अंतः जाति परजीविता कहते हैं। यानी ये जो परजीवी छोटे होते हैं, ये अगर किसी के शरीर पे रह रहे हैं तो उनको तो हानि पहुंचाएंगे, लेकिन इनको ना ही तो लाभ होगा ना ही तो हानि होगी। तो ये हो गया, आपको बस टिप्पणी लिखना था, तो आप यहाँ पे दोनों की डेफिनेशंस क्या होता है लिख देंगे, आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 1.5 नंबर का है, 1.5 नंबर इस पे और 1.5 नंबर इस पे। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जा रहा है कि मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से वर्णन कर दिया गया कि आपको लिखना क्या है। आपको लिखना यहाँ पे ये है कि मेंडल कौन थे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई मेंडल कौन थे, तो आनुवंशिकता के जनक थे। तो सबसे पहले आप लिख लोगे कि मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर चार्ल्स मेंडल था। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इतना आपके पास मेंडल के बारे में हो गया। बहुत ज्यादा कुछ इनकी पूरी जीवनी नहीं लिखनी है आपको कि हाँ ये कहाँ कहाँ गए थे, बस भाई 3 नंबर का है तो क्या हमारे पास इतना टाइम थोड़ी रहता है बोर्ड में कि हम पूरे अब इनके पे ही पता है तो हम इनकी जीवनी लिखने चल रहे, हमें मैनेज करके चलना होता है। अब फिर इनका हो गया 1 नंबर का। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। यानी इन्होंने जो वंशागति में नियम दिए थे केवल उनके नाम लिखना है, इसको वर्णन नहीं करना है। तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो केवल क्या करना था आपको, केवल इसमें नाम लिखना था। तीनों आपने नाम लिख दिया इस तरीके से हेडिंग डाल के, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर। तो इतना ही आपको लिखना था। तो 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी गारंटी है कि इसमें से एक जरूर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो अभी तो 3 में से ही किए भाई, सहभोजिता, अंतर जाति परजीविता या कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी और भी हमारे पास क्वेश्चन है तो हम उससे देखते हैं, क्योंकि हम 25 तक लगभग मतलब 20 से मैक्सिमम ही क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज आप अगर सेशन तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस पे कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने रोध होते हैं? सहज प्रतिरक्षा को हम इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है सहज प्रतिरक्षा, तो आप ऊपर डालेंगे ना सहज प्रतिरक्षा, तो उसमें आपको इंग्लिश वर्ड भी लिखा रहता है, थोड़ा आप इंग्लिश वर्ड लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। तो उस समय आपके जो 3 घंटे होते हैं ना, तो 3 घंटे में तो आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे नहीं, वो आपकी कॉपी को 3 से 5 मिनट में ही चेक करने होते हैं। और आपको उन 3 से 5 मिनट में एग्जामिनर को ऐसी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है और ना ही ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहा है नॉलेज, बस हाँ ये मतलब अच्छे तरीके से इसकी कॉपी लिखी होनी चाहिए। आपके मतलब आंसर तो मायने रखते ही हैं, उसके साथ साथ जो ज्यादा मायने रखता है वो आप कॉपी लिखने का तरीका रखता है और वही आपको टॉपर्स बनाता है। तो थोड़ा सा आप अच्छा तरीके से रखेंगे तो अच्छा बेहतर होगा, राइटिंग भी अच्छी रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा।
तो अब बताइए कि सहज प्रतिरक्षा क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी तथा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मतलब सहज प्रतिरक्षा तंत्र तथा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो जो सहज प्रतिरक्षा हो रही ना, लग रहा है ना कि आसानी से मिल गई होगी, तो उससे ऐसे ही है ये कि यह एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो हमारे शरीर में जन्म के समय से ही मौजूद रहती है, इसलिए इसे जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। यानी जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है वो जन्म से ही मौजूद होती है, यानी कि हमें माता पिता माँ की जैसी इम्यूनिटी है वैसे मिलती है यहाँ से। तो ये जन्म से है, हमें जन्म से मिली, हमें कहीं से लेना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कभी कभी आपसे सहज प्रतिरक्षा तंत्र ना पूछ के आपसे पूछ देगा कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, तो बस नाम चेंज हो सकते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो जन्मजात होता है, प्रणाली कहते हैं। इसमें रोगाणु से लड़ने के लिए कई अवरोध पाए जाते हैं। यानी जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है, जब ये जन्म से मिल रही है, तो मान लीजिए इसमें बहुत अवरोध होते हैं। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का अटैक हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए बहुत सारे इसमें सुरक्षा अवरोध होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सीएम पीएम का घर जो बनाया जाता है, तो उनको भाई खतरा तो होता है, तो उनको जिस रूम में रखा जाता है, पहले एक बड़ा सा गेट होगा, फिर वहां पहरेदार होंगे, फिर उसके बाद दूसरा गेट होगा, फिर वहां भी पहरेदार होंगे, फिर तीसरा गेट होगा, वहां भी पहरेदार होंगे, फिर उनके रूम का गेट होगा, वहां भी पहरेदार होंगे। ऐसे उनकी सुरक्षा की जाती है। तो भाई हम भी एक सीएम है, हमारे भी शरीर की सुरक्षा होती है। हमारे भी शरीर में पहले आया तो उसको अटैक अटैक कोई वायरस बैक्टीरिया करता है, तो वो तुरंत हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होगी और कहेगी भाई तो चल। तो अगर वो पावरफुल नहीं रहा तो उसे वहीं से भेज देगी। अब मान लीजिए जो हमारी बाहर वाली थी उससे थोड़ा पावरफुल हुआ तो और अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ की भेज देंगे। फिर मान लीजिए इससे भी पार हो गई तो तीसरे में चले जाएगी, उससे भी पावरफुल है चौथे। तो हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारी इम्यूनिटी लड़के हार मान जाती है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें इम्यूनिटी को अगर हम अच्छे तरीके से बनाए रखें, अच्छे हेल्दी फूड खाएं, तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो हम बीमार भी बहुत कम होंगे। तो ये तो हो गई सहज प्रतिरक्षा की, यहाँ से आपने निकाल दिया कि ये डिफिनेशन हो गई। और आपको सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार के रोध होते हैं, तो बस रोध के नाम लिखना है कि सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध पाए जाते हैं। पहला जो है संरचनात्मक घटक, और दूसरा है क्रियाविधि से संबंधित घटक, और कोशिकीय घटक तथा साइटोकाइनिन घटक। और इंग्लिश में बोले तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर तथा साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये आपके पास केवल 4 प्रकार के होते हैं और इनका नाम भी हमने डिफाइन कर दिया। तो ये आपकी चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने किस 5वें क्वेश्चन पे। और 5वां क्वेश्चन है आपके मानव और स्वास्थ्य वाले चैप्टर से कि फाइलिडेसिस क्या है, इस रोग के कारण एवं लक्षणों का उल्लेख कीजिए। देखिए बायोलॉजी में आपका जो मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर हो गया, और इधर जो जनन स्वास्थ्य हो गया, और फ्लावर वाला हो गया, इसी से जो 3 नंबर के क्वेश्चन है ना वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो भाई इन चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लेना, एक कोई ना कोई रोग तो आपसे जरूर पूछेगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि फाइलेरियोसिस क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे फाइलेरियोसिस क्या है। तो फाइलेरियोसिस एक फाइलेरिया कृमि संक्रमण है जो दुनिया भर में अस्थायी विकलांगता का एक सामान्य कारण है। मतलब जो फाइलेरिया ना कि एक फाइलेरिया कृमि मतलब एक संक्रामक रोग है। मतलब ये हमें दूषित भोजन, दूषित जल लेने से ये हो जाता है ये रोग। और क्या होता है कि इसमें मतलब विकलांगता आ जाती है। जैसे इसमें फाइलेरियोसिस में कोई भी अंग में सूजन आ जाएगी, फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो यानी वो विकलांग हो जाते हैं। अब इसका कारण लिखना है आपको और लक्षण लिखना है। तो आपको फाइलेरियोसिस के बारे में ये नहीं कि वो 4-5 लाइन इसी में पूरा आप गवा दो। एग्जाम्स में आपको टाइम को मैनेजमेंट करके चलना होता है। अब आप कारण लिखेंगे तो फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूलेक्स फेरिंग्स मादा मच्छर। तो आप ये थोड़ा सा याद रखेंगे, मच्छर का नाम है क्यूलेक्स फैटिंग्स मच्छर। मादा मच्छर के जरिए फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है। यानी ये फैलता किससे है, तो ये परजीवी क्यूलेक्स फैटिंग्स मादा मच्छर द्वारा फैलता है, और जो फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है। फिर लक्षण में आप लिखोगे भाई हम कैसे पता करेंगे कि फाइलेरिया रोग हो गया है। तो फाइलेरिया के विषाणु रक्त के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, और इसके सामान्य लक्षण आवश्यकता से अधिक किसी अंग में सूजन आ जाना, त्वचा में रूखापन आदि है। यानी जो फाइलेरिया होती है, तो मान लीजिए इसके जो भी विषाणु होंगे ये रक्त में चले जाएंगे, भाई वायरल है तो विषाणु ही होंगे। और रक्त में जाने के बाद
इसके जो सबसे पहला लक्षण दिखेगा कि आपके किसी न किसी अंग में बहुत आवश्यकता से अधिक सूजन हो जाएगी और त्वचा जो होगी वहाँ की ऐसे फटी-फटी रूखेपन आ जाएगी। तो वहाँ से ये फाइलेरियोसिस के लक्षण हो गए। तो इतना आपने कारण लिख लिया, लक्षण लिख लिया और फाइलेरियोसिस क्या होता है ये लिख लिया। आपके 3 नंबर इसमें भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। और छठा क्वेश्चन है फिर प्रतिबंधन एंजाइम क्या है या कितने प्रकार की होती है। यानी थर्ड चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें वो बायोटेक्नोलॉजी, 4 चैप्टर हो गए ना, बायोटेक्नोलॉजी से भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। तो सबसे पहले आपने प्रतिबंधन एंजाइम लिखा, हेडिंग डाला, आप मन करे तो आप स्केच से डाल लेना। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि एक प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया से अलग किया गया एक प्रोटीन है। यानी जो प्रतिबंध एंजाइम है ना वो बैक्टीरिया से ही अलग किया गया क्या है, एक प्रोटीन है जो अनुक्रम विशिष्ट साइटों पर डीएनए अनुक्रमण को तोड़ता है। प्रत्येक छोर पर एक ज्ञात अनुक्रमण के साथ डीएनए टुकड़े का उत्पादन करता है। ये आपके पास होती है प्रतिबंधन एंजाइम। यानी ये डीएनए खंड को क्या करेगा, तोड़ता चला जाएगा। अब इसके बाद ये जो प्रतिबंधन एंजाइम्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें किसी डीएनए खंड को, हमें पता है कि हमें बहुत लंबा सा डीएनए है लेकिन हमें कुछ ही कोड है कि जो कि चाहिए, तो अब उस कोड को हम क्या कैंची लेके काटेंगे। तो जब डीएनए हमें दिखता नहीं है तो हम उसे कैंची से काटेंगे क्यों भाई। तो ये हमें प्रतिबंधन एंजाइम जब आ गया तो हमें डीएनए को काटने में बहुत ही आसानी मिली। और जो प्रतिबंधन एंजाइम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियेजेस कहने वाले एंजाइम्स के बड़े वर्ग में आते हैं, मतलब ये बहुत संख्या बहुत ज्यादा इनकी है और मेन रूप से इनको 2 प्रकार में बांटा गया है, एंडोन्यूक्लियेजेस और एक्सोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस जो होता है ये बीच से काटता है, बीच से, और एक्सोन्यूक्लियेजेस ये जो काटता है ये किनारे से काटता है, किनारे से। तो ये आपके पास बहुत सारे जो यहाँ से प्रतिबंधन एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेजेस के अंतर्गत आती हैं और बहुत सारे जो हैं वो एक्सोन्यूक्लियेजेस के अंतर्गत आती हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स जिन्हें बोलते हैं, तो वही एक प्रकार का ये है। तो आपको प्रतिबंधन एंजाइम लिख दिया और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने यहाँ पे लिख लिया। यानी 6 क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए। और देखिएगा अगर आप इस सेशंस को देख के जा रहे हो ना तो गारंटी तो है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको जरूर अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। 30-80% तो मिल ही जाएंगे भाई, 80% इतने में ही। अभी तो हमें और भी करने हैं, तो बस आप सेशंस को अच्छे से देखते जाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। और छठा क्वेश्चन फिर हमारा डिजिट से आ गया है कि थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि हमने बोला कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो पहला पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा मानव स्वास्थ्य, तीसरा नहीं दूसरा जनन स्वास्थ्य, दूसरा मानव स्वास्थ्य, और जो चौथा है आपके पास वो हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लेते तो अति लघु आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब हम देखते हैं थैलेसीमिया क्या है भाई, थैलेसीमिया रोग में होता क्या है। तो थैलेसीमिया रोग पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो हम लिखेंगे कि मानव रोग खून का एक विकार जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम हो जाती है। यानी मानव में होने वाला एक विकार है जिसमें जो ऑक्सीजन का वाहक प्रोटीन होता है ना उनकी जो संख्या होती है, जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। उस रोग को हम थैलेसीमिया कहते हैं। तो थैलेसीमिया बच्चों को माता से पिता के रूप में आनुवंशिक तौर पे मिलने वाला रोग है। हम कहते हैं ना कि ये लक्षण आनुवंशिक है, तो वैसे ये रोग भी आनुवंशिक है भाई। माता पिता को है तो पूरे चांसेस है कि उसके संतान में भी आ सकती है। तो इस रोग के हो जाने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है। यानी जब ये रोग हो जाता है ना तो यहाँ से हीमोग्लोबिन अच्छे से बन नहीं पाता है और हीमोग्लोबिन जैसे कम होता चला जाएगा तो ऑक्सीजन का वाहन नहीं होगा और फिर थैलेसीमिया रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। हमारे पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो थैलेसीमिया का मतलब ये होता है कि इसमें प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है किण्वित पेय पदार्थ क्या है। वेपर्स मतलब ये सब आते हैं ना वो कैसे हैं, तो क्या होते हैं। तो किण्वित पेय फलों अनाजों के रस से बना एक पेय पदार्थ है। यानी जो
किण्वित पेय पदार्थ है वो फल और अनाज से बनता है एक पेय पदार्थ, जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेवरिस जैसे खमीर द्वारा अल्कोहलिक किण्वन से गुजारा जाता है। अब ऐसे ही थोड़ी ना कि हम रस निकाल दिए फल का मौसमी का तो हम बोल दें कि ये किण्वित पेय पदार्थ हो गया। तो भाई इसे किण्वित किया जाता है, प्रीवियस किए जाते हैं, इसको हम कुछ बैक्टीरिया डालेंगे, इसको सड़ाएंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ से जो प्राप्त होता है वो अल्कोहलिक किण्वन से गुजारा जाता है और अल्कोहल ही प्राप्त होता है। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि बियर एक किण्वित पदार्थ है। जो बियर है आपके पास वो एक किण्वित पदार्थ है, यानी हमने यहाँ से फल की शर्करा ली, अनाज की शर्करा ली और मान लीजिए शर्करा से फिर उसमें से हमने सैक्रोमाइसिस सेरेवरिस एक मतलब जीवाणु मतलब जैसे खमीर को डाला और इनको डालने के बाद फिर वो अल्कोहल बन गया। और बियर एक अल्कोहल का ही क्या है फॉर्म बोला जाता है, अल्कोहल का ही एक नाम है। जो माल्टेज अनाज हॉप्स खमीर और पानी से बनाया जाता है। यहाँ पे आपने देखना कि माल्टेज अनाज का मतलब जौ, हॉप्स खमीर से बनाया जाता है। ये मादक पेय पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से मानव में निश्चेतना तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी जो किण्वित पेय पदार्थ होते हैं अगर उनकी जो सेवन हम बहुत ही अधिक मात्रा में कर लें तो वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनका सेवन करते ही हमारे तंत्र का तंत्र जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हम क्या कर दें, क्या बोल जाएं, ये सब हमारे अब डिफाइन हमारा जो ब्रेन है वो करेक्टली नहीं कर पाता है। तो ये आपके पास हो गया किण्वित पेय पदार्थ 8वां क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। और 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको जो ये मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें 1-2 फिगर जरूर मिल जाता है और वो फिगर फिक्स है कि जो हम बताएंगे फिगर यही आपको उसमें मिलेगा। तो प्लीज अच्छे से देखते चलिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र का आरेख बनाइए। यहाँ से पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का बनाना है। हम पराग कोश देखते हैं तो जो पराग कोश होता है, सबसे पहले हम देखें एक फ्लावर में पुंकेसर होता है, ये वाला भाग इसको हम पूरा पुंकेसर बोलते हैं। ये आपके पास तंतु हो गया और ये पराग कोश हो गया, पराग कोश। और इसी को हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो भाग ऐसे द्विपालित है, द्विपालित, इसको हम ऐसे काट दे रहे हैं। तो जब हम ऐसे काटते हैं तो इसी का फिगर हम क्या करें, यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें। तो ये हो गया आपके पास फिगर। और फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे इसका नाम। तो जब से सबसे बाहरी लेयर है उसको हम बाह्य परत, फिर उसके अंदर जो है मध्य परत, फिर उसके बाद इसके अंदर जो पाई जाती है वो टैपिटम होता है। और फिर ये जो आपके पास इसमें 4 परागधानियां बनाई जाती है, इसीलिए हम चतुष्टक संरचना बोलते हैं। और इन परागधानियों में ही किसका निर्माण होता है, लघु विषाणु जन्म का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें एकमात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन कर करके यहाँ से परागकणों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बस आपको अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना था, तो ये आपके पास नामांकित चित्र हो गया। अब आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। फिर आपके पास फिगर है, आपको 3 नंबर में हमने बताया ना कि 3 या 2, कम से कम बोले तो 2 और मतलब 2 से अधिक हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, एक कभी नहीं होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। आपको केवल न्यूक्लियोसोम का नामांकित क्या करना है, चित्र बनाना है। तो ये आपके पास हो गई न्यूक्लियोसोम की संरचना और इसमें नाम लिख देना है। ये जो आपने डंडी खींची है ये H1 हिस्टोन होता है और ये जो राउंड राउंड आपने लगाया है ये डीएनए है। और इनको जो ये गोला सा आपको दिख रहा है ना, ये 4 ऐसे इस तरीके से ये जुड़ते हैं और एक सर्कल का निर्माण कर देते हैं ये। तो ये आपके पास क्या होता है, यहाँ से हिस्टोन अष्टक होता है, 4 आगे 4 पीछे, तो इसे हम हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम करता क्या भाई, न्यूक्लियोसोम अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को कोशिका के केंद्रक में समेटे रखता है। हम थोड़ा सा कार्य भी लिख देंगे कि भाई डीएनए इतना बड़ा था और हमारी शरीर इतनी छोटी सी, अब इसे कैसे संयोजित किया जाए। तो उसको संयोजित करने के लिए इसको क्या किया गया, कुंडलित किया गया। सबसे पहले कुंडलित करके इसको एकदम छोटा बनाया गया और उसको किससे कुंडलित किया गया, ऐसे ही एक बिंदु के रूप में। फिर जब ये बिंदु के रूप में आया तो फिर उन्हें भी अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हो गए थे तो उनको भी और कंप्रेस किया गया और गुणसूत्र का रूप दे दिया गया, ताकि हमारा जो बहुत बड़ा डीएनए है वो हमारे इस छोटे से शरीर में आराम से टिक सके। शरीर क्या भाई एक कोशिका में पाया जाता है, तो जब हम कोशिका को देख ही नहीं सकते तो भाई 2-3-2.5 मीटर डीएनए को हम कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो कुंडलन द्वारा होता है। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। अब आपके पास जो 11वां क्वेश्चन है
ये बेहद ही आसान क्वेश्चंस और बेहद ही महत्वपूर्ण, बायो के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए भी ये क्या है, प्लस पॉइंट है। 3 नंबर का है, तो आपसे आरएनए और डीएनए का 3 अंतर पूछा जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके भी आंसर बता सकते हो। और खोल के लिखना भाई, आंख बंद करके मत लिख देना। यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाई जाती है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाई जाती है, या डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, ये भी आप लिख सकते हो। और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है और जो आरएनए है इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। और डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन क्षार होता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो ये तीन आपके पास इसके आंसर हो गए। तो भाई इतना ही आसान था। डीएनए और आरएनए अंतर में तो भाई हमने 10 से रट रखा है, इसमें कैसे गलती हो सकती है, ऐसा एटीट्यूड तो होगा ही हमारे स्टूडेंट को। अब पूछा जा रहा है कि मानव इंसुलिन पे एक टिप्पणी लिखिए, यानी जो मानव इंसुलिन है उसका क्या कार्य है, कहाँ पे बनता है, क्या करता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। टिप्पणी यही तो होती है। तो जो इंसुलिन एक हार्मोन है भाई, है क्या ये, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भाई हम बहुत सारे ग्लूकोज ले ले तो आवश्यकता से अधिक तो अमृत भी हानिकारक हो सकती है, तो वैसे ये भी है, ग्लूकोज तो हमारे शरीर में चाहिए ही जीने के लिए, लेकिन जब ये आवश्यकता से अधिक होते तो हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां भी उत्पन्न कर देते हैं। तो भाई इनको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी था, तो उनको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन था। तो इंसुलिन हो गया कि ये शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन अग्न्याशय के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि हमने बहुत सारे ऑयली फूड, फास्ट फूड, अल्कोहलिक लेके हमने अपने लीवर और यकृत और अग्न्याशय जो भी ग्रंथियां हैं, मान लीजिए उसको हमने कर दिया है डैमेज। अब वो डैमेज हो गई तो वो अच्छे से कार्य नहीं करेंगी और इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा। तो अब भाई हम थोड़ी सी भी अगर मात्रा शुगर की ले लेंगे तो फिर हम शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर ये साबित नहीं होता है, अनुपस्थिति में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसे मधुमेह नामक रोग कहा जाता है। और इंसुलिन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का प्रयोग करने के लिए होता है। मान लीजिए ये ग्लूकोज को पहले मान लीजिए ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और फिर उसके बाद अपने काम के लिए न करता है ये, तो ये हो गया आपके पास मानव इंसुलिन पे टिप्पणी हो गई। तो इतना आपको लिखना था, बस याद रखिए ये कहाँ से सक्रिय होता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है और इसका कार्य क्या है, तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करना होता है। तो बस यही आपको लिखना है, मेन 2 ही पॉइंट है। तो भाई है क्या, ये प्रोटीन है क्या, एंजाइम्स है क्या, तो नहीं, ये मतलब प्रोटीन होगा, ये हार्मोन्स है यहाँ से। अब आपके पास आ गया है 13वां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन है आपके पास कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब जब तक जैव उर्वरक नहीं जिस कम यूज किया जा रहा है, तो उसके कारण हम जितना ज्यादा रासायनिक उर्वरक यूज करेंगे उतनी ही अधिक हमारी मिट्टी का क्षरण होता जाएगा और मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी। अब ये जो जैव उर्वरक है इनको डालें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तो भाई क्यों बढ़ती है, अब उसी को हम लिखते हैं। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया हैं। दूसरे जीवाणु स्पर्जिलम तथा एजिटोबैक्टर भी हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यही होते हैं आपके पास जैव उर्वरक। जो जैव उर्वरक होते हैं इसमें कोई ना कोई जीवाणु कवक सवाल ही आने वाला है, और यही जो है उपस्थित होंगे आपके पास, और वो क्या करेंगे, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको यहाँ से स्थिरीकरण करके हमारे पौधे को पोषण देते रहते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अगर ये नहीं रहते हैं तो फिर हम वही केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, यूरिया डालेंगे, यूरिया से नाइट्रोजन हो मिले और नाइट्रोजन हमारे पौधे को बहुत जरूरी है, तो उससे उसका पोषण हो। लेकिन अगर जैव उर्वरक डाला जाए तो हम केमिकल से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये इसी तरीके से बचाते हैं कि हमें यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं होती, हमारे वातावरण में तो वैसे ही नाइट्रोजन बहुत अधिक है, तो ये जीवाणु होते हैं वातावरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। तो मेन पॉइंट आपका ये था यहाँ पे। अब आ जाएंगे आप 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन फिर आ गया है एक बीमारी पे कि एस्कैरियोसिस क्या है,
इसके बचाव व उपचार का वर्णन कीजिए। आप 100% लिख के ले लो, एक बीमारी का वर्णन तो आपसे जरूर पूछेगा। तो हमने थैलीरेसिस कर लिया, थैलेसीमिया कर लिया और हमारा तीसरा एस्केरिसिस आ गया है। तो इसमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखिए जो एस्केरिसिस है ये गोल कृमि एस्केरिसिस लेम्ब्रेडॉइड परजीवी के कारण होता है। तो भाई ये होता किससे है, मतलब क्या है, तो एस्केरिसिस गोल कृमि एस्केरिसिस लेम्ब्रेडॉइड परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। कृमियों की संख्या के साथ ही लक्षण भी बढ़ जाते हैं, यानी अगर ये कम है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसके लक्षण यानी इसके कुप्रभाव बढ़ते चले जाएंगे और हम बीमार होते चले जाएंगे और बीमारी का हो जाएगा। तो जैसे इनके लक्षण बढ़ते हैं और बीमारी की शुरुआत हो जाती है, और इसमें होता क्या है, तो सांस की तकलीफ हो जाती है और बुखार हो जाता है एस्कैरियोसिस में। तो आप एस्कैरियोसिस के बारे में इतना लिख देंगे कि है क्या ये भाई, तो किससे होता है, क्रीमी एस्कैरियोसिस लेम्बेरॉइड्स परजीवी के कारण होता है और इसमें सांस की दिक्कतें आ जाती हैं। अब आपको इसके बचाव लिखना है, तो बचाव आप लिखेंगे कि देखो बीमारी से सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको साफ सफाई रखनी होगी। कोई भी बीमारी का बचाव है तो आप साफ सफाई रखोगे, तो अपने आसपास साफ सफाई रखें। स्वच्छ जल व भोजन ग्रहण करना होगा। भोजन करने से पहले हाथ को साबुन से धोएं। वो कहा जाता है लाइबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, यानी लाइबॉय से बहुत साफ को रगड़ रगड़ के आप धो, डिटोल का कहा माने। तो आपको खाने से पहले, क्योंकि हम देखिए बहुत मान लीजिए छोटे बच्चे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूर दराज खेलते उलते रहते हैं, और हम ही लोग बाहर क्या क्या चीजें यूज किए हैं, तो इसी वातावरण में तो वो छोटे हानिकारक जीवाणु कहीं ना कहीं है जो कि हमारे साथ आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें लेके आए हैं, और फिर वो हमें बीमार कर देंगे, तब पता चलेगा कि हम ही लेके आए रहे होंगे। तो इसीलिए हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि वो जीवाणु ना आ सके, और स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा जल और भोजन के कारण ही होता है। अब यहाँ से इसका उपचार क्या होता है भाई, हम क्या करेंगे हो जाएगा, तो इसमें कृमिनाशक दवाएं जैसे एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल लेंगे। ये दो इसमें दवाइयों का नाम है, और इन दवाइयों को हमें ले लेने से जो कृमि होते हैं, क्योंकि ये कृमि से होता है ना, वो नष्ट हो जाएंगे। ये जो दो एल्बेंडाजोल जो दवाई है ये कृमिनाशक दवाएं हैं, इनका उपचार इनसे किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास 14वां क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चंस पे, और 15वां क्वेश्चंस क्या है भाई, तो ये पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को संक्षिप्त में लिखिए। यानी जो पीसीआर है वो क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, क्या है ये, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई इसका यूज किसमें हुआ था, तो आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसी डीएनए खंड की एक से अधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर एवं स्टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, और इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण थर्मोकिलर होता है। अब एक बार हम समझते हैं कि क्या है। अब मान लीजिए हमने एक डीएनए खंड निकाल लिया, और हमें पता है कि ये जो डीएनए है ना, ये मतलब बेस्ट डीएनए है, बेस्ट डीएनए। जैसे इस समय हमारी आवश्यकता क्या है कि हमारी मेमोरी बढ़ जाए, जो हमारी मेमोरी जो है हमारी क्या हो जाए, बढ़ जाए यहाँ से। तो मेमोरी बढ़ाना ही हम चाहते हैं, हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी वो बढ़ जाए। तो मान लीजिए कहीं से हमें ऐसा डीएनए मिल रहा है, और वो डीएनए की एक हमें रूप मिल गया कि भाई ये डीएनए है, और इस डीएनए को जिसके शरीर में डाल दिया जाए उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी। वो एक बार चीजों को देखिएगा वो उसे देखते ही याद हो जाएगा। अब उसके अंदर हो गई, फिर मचेगा तहलका मानवों के बीच में। फिर कहा जाएगा नहीं ये चाहिए, और भी हम और भी जीवों में डालना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ से, फिर अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहेंगे ठीक है भाई, हम कोई युक्ति लाते हैं जो कि इसी डीएनए से ये ढेर सारी प्रतिलिपियां बना जाए। तो वही पीसीआर है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो पीसीआर यही करती है कि हम जो भी हमारे पास इच्छित डीएनए खंड होता है, इसकी अगर हम बहुत सारी कापियां चाहते हैं तो हम पीसीआर का यूज करके बहुत सारी कापियों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इतना ही आप लिख दोगे एकदम इसको करके चले आओगे। तो आइए हम मूव करते हैं। तो जो हमारा प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो दो जीवों के ऊतक से बना है।
देखिए ये बहुत बड़ी बात है हमारी। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ना कि कोई ऐसे अंग का नाम बताओ जो कि 2 जीवों से बना हो, 2 जीवों के ऊतकों से बना हो, तो यही पार्ट है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा को जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? अप्रा होता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो 2 जीवों के ऊतकों से बना होता है और 2 जीव कौन है? माता और शिशु। प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ के गर्भाशय में शिशु को पोषण और ऑक्सीजन मिलता है तथा निष्क्रिय पदार्थों को बाहर निकलता है और प्लेसेंटा को अप्रा नाम से भी जाना जाता है। प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण का विकास होता है। यानी अगर हम ऐसे समझे तो प्लेसेंटा के बिना भाई शिशु का निर्माण ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वही एक नली है, क्योंकि अब शिशु का निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर तो प्रतिरक्षा तंत्र, भोजन, सारी चीजें तो आ नहीं जाएंगी भाई, उसको कहीं से मिल नहीं रहा है, तो उसको मिल कहाँ रहा है? उसी अप्रा से मिल रहा है। और जो माँ फूड ले रही है, जो पोषक तत्व ले रही है वो बच्चे को मिलेगा और जो शिशु होगा वो अच्छे पूर्ण रूप से क्या होगा? विकसित होगा। यानी ये जो प्लेसेंटा का कार्य जो होता है मतलब यही होता है कि बच्चे को पोषण देगी। और ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी भाई? तो ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा ही को ट्रांसफर करती है। अब बाकी जो रीयूज कंटेंट है, जो निष्क्रिय है, वो बाहर कैसे जाएंगे? तो वो प्लेसेंटा द्वारा ही बाहर जाते हैं। यानी जो प्लेसेंटा है वो मल्टीटास्किंग कार्य करती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। ये जरूर चांसेस हैं और इस क्वेश्चन के पूछने के कई कारण मतलब कई रूप है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पराग कण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आपसे पूछ देगा स्वपरागण तथा परपरागण में 3 अंतर लिखो या अंतर लिखो, तो यही है उसमें। तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण तथा परपरागण। तो स्वपरागण जब समान पुष्पों या एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जो होता है ये द्विलिंगी पुष्पों में होगा और द्विलिंगी पुष्प मतलब ये कि उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पे होंगे। अब भाई उसे किसी की जरूरत है नहीं, वो उसी का जो पुंकेसर है टूट के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, यानी परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर फल फूल जो भी है बन जाएगा। अब दूसरा जो प्रकार है वो परपरागण है। तो परपरागण में एक ही जाति की मतलब जाति एक ही होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग पौधों में परागण होता है तो इसे परपरागण कहते हैं और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई साहब अब जब ये 2 अलग अलग पेड़ों पे हैं तो पेड़ तो चल के दूसरे के पास जाएगा नहीं, हम तो चले जाते हैं, मानव जानवर तो चला जाता है भाई जंतु, लेकिन पेड़ तो स्थिर है ना। तो अब उसमें कोई तो चाहिए कि हाँ मतलब ये आए और परपरागण कराए, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में कौन हो सकता है? वायु, जल, कीट। तो बहुत सारे में कीट होते हैं। कीट खुद जानते नहीं भाई हम किसी को लेके जा रहे हैं, हम किसी की भलाई कर रहे हैं, बस मान लीजिए वो मकरंद लेने के लिए बैठते हैं और वहां से मकरंद लेके उड़ जाते हैं, दूसरे पे पहुंचेंगे, वहां पर आकर छोड़ के मकरंद वहां से लेके चले जाएंगे। तो वो एक कार्य भी कर देते हैं जाने अनजाने बहुत नेक का। अगर शायद उनको पता होता तो नहीं है करते, क्योंकि आजकल भलाई जमाना है नहीं भाई, लेकिन है अभी भी बहुत धर्म है, तभी तो हमारी दुनिया चल रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भाई हमने टिप्पणी देखा और ये टिप्पणी आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी, तो आपको और से इसे पढ़ लीजिए। भ्रूणकोश तथा बीपुष्पन पे आपको टिप्पणी लिखना है, तो आप भ्रूणकोश पे लिखिए और बीपुष्पन पे लिखिए। भ्रूणकोश हेडिंग डालिए, एम्ब्रियो सैक लिखिए। अब यहाँ से लिखिए कि यह एक अंडाकोर बहुकोषीय संरचना है, मतलब अंडाकार बहुकोषीय संरचना है। यह बीजांडकाय में स्थित होती है और भ्रूणकोश एक पतली पैक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली से ढका होता है जो क्रियाशील गुरु बीजाणु की भित्ति से बनती है। यानी यहाँ से जो भी क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन होते हैं, गुरु बीजाणु क्यों भाई? इसमें वो भी तो आने चाहिए, तो भाई जो भ्रूणकोश होता है ना वो अंडाशय वाले भाग वहीं के लेयर से बनता है, तो इसीलिए ये हो गया आपके पास भ्रूणकोश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बीपुष्पन क्या है, तो बीपुष्पन का मतलब होता है कि बीपुष्पन कृत्रिम परागण का एक पद है। यानी हम जब परागण कराते हैं ना तो वही हम बीपुष्पन कहलाते हैं। अब मान लीजिए जब हम खुद परागण करवाना चाह रहे हैं तो हम कोई एक लिंगी फूल लेके आ गए, हाँ चलो लेके आ गए, अब हमें पर परागण करवाना है उसमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वो जो परिपक्व हो यानी कलिका अवस्था में हो तभी हम उसके पुंकेसर को काट के निकाल देंगे, तो यही भी पुष्पन कहलाता है कि जिसमें द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में ही पुंकेसर को काट के निकाल दिया जाता है जिससे स्वपरागण न हो सके, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भी पुष्पन कहलाती है।
अब हम काट के जैसे निकाल देंगे, फिर हम अपनी इच्छा अनुसार लेके आएंगे, हमें ये डालना है, हम ये डालेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है फिर कि समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो समष्टि है इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। तो इसमें होता है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तथा अप्रवासन। तो भाई 3 ही बताना है, तो एक हम छोड़ देंगे। अब हम बताते हैं कि जन्म दर क्या होता है। तो देखिए जो समष्टि होती है ना, एक विशेष स्थान में ले लें या एक विशेष जाति ले लें, एक मतलब एक विशेष जाति के बारे में की जाती है, वहाँ पे जो भी जीव आपस में संबंधित है उनके बारे में बात किया जाता है। ये नहीं कि हम पूरी पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जन्म दर में कि इसमें समष्टि घनत्व में वृद्धि हो जाती है और यह किसी दी गई अवधि काल में जनसंख्या समष्टि में बच्चों की संख्या बताती है। यानी इसमें जन्म दर में क्या हो जाती है, जन्म दर में वृद्धि हो जाती है। अब जन्म दर यानी समय तो आ रहा है ना भाई, एक समय मिल लिया जरा कि हाँ इस समय में क्या जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो हम देखेंगे कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो हाँ वृद्धि हुई है, नहीं हुआ तो नहीं वृद्धि हुई। तो वही जनसंख्या वृद्धि या हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, इसमें वृद्धि हो जाती है। तो जो जन्म दर होता है वो घनत्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर दूसरा है मृत्यु दर, इससे समष्टि के घनत्व में कमी आ जाती है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी भी समय दर में हम कोई समय ले लें या कहीं विशेष स्थान ले लें, कोई भी आप लेंगे, क्योंकि समष्टि पूरे चीज की नहीं बात की जाती है, विशेष स्थान विशेष समय में खाल की जाती है। तो हम ले लें अगर किसी स्थान में, तो हम उस स्थान पे पहले पूरा डेटा देखने जाएंगे कि हाँ कितने लोग जन्मे, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो जन्मे वाला को तो हमने जन्म दर में काउंट कर लिया, अब हम मृत्यु लोगों को काउंट करने आए हैं। तो अगर मृत्यु हुई है तो वहां से क्या हो जाएगा, जन्म दर में घनत्व की कमी आ जाएगी। यानी वहां पे जो भी घनत्व यानी जनसंख्या होगी, अब उसमें से मृत्यु हो रहे हैं तो भाई वहां से निकाल दिए जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा जाए प्रवास, तो इसमें भी समष्टि की घनत्व में कमी आती है। तो हमने बताया ना कि एक विशिष्ट स्थान ले लेंगे आप। अब मान लीजिए उस स्थान में बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर उसके बाद मतलब वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के लोग दूसरे शहर में चले जाएंगे। तो जब उस स्थान पे हम जाएंगे अपनी काउंटिंग करने, तो हम कहेंगे प्रवास कर गए हैं कुछ लोग, यानी प्रवास करने की वजह से यहाँ भी जो मतलब इस समय भी इसके वजह से भी जो जनसंख्या घनत्व में या समष्टि घनत्व में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो ये आपके पास हो जाता है इसका आंसर। तो 19 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं और भी क्वेश्चन। तो बस अगर आपने इसे बस पूरा देख लिया तो बायो में तो आप एकदम धुआं धुआं मचाते चले आओगे। तो आइए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। और इसको आप इम्पोर्टेंट में टिक लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपसे द्विनिषेचन पूछा जाएगा या तो त्रिशलन पूछा जाएगा, और दोनों अगर एक पता है तो दोनों आप लिख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं क्या है। तो द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला एक अनूठा निषेचन है। भाई एंजियोस्पर्म कहाँ गया, इसमें तो आवृतबीजी पूछ रहा है, तो भाई आवृतबीजी का इंग्लिश नेम है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। फिर इसमें एक पराग के 2 नर युग्मक होते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंडे के साथ संलयन करके भ्रूण का निर्माण करता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय नाभिकों से संलयन करके त्रिगुणित कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो संलयन 2 बार हुआ, जिसके कारण भ्रूण को पोषण होता है, और इस प्रकार 2 बार निषेचन होने से इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ये वाला फिगर तो आप लोगों को याद होगा ना, ऐसे वाला। यहाँ से एक मान लीजिए जो नली होती है, मान लीजिए वर्तिकाग्र है, यहाँ से अंडाशय द्वार है, यहाँ पे एक अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, और ये बीच में आपके पास केंद्रीय कोशिका है, ये ऊपर भी कोशिका है। तो यहाँ से जब नर युग्मक एक एन आ रहा है, तो एक एन इसके साथ एन गया और यहाँ से किसका निर्माण कर लिया, भ्रूण का। अब एक एन जो होगा यहाँ पे जाएगा, और ये देख रहा है कि यहाँ पे 2 एन पहले से ही है, तो जब इनके साथ मिलेगा तो ये 3 एन बना लेगा, और 3 एन बना के ये किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो संलयन यहाँ भी हुआ, संलयन यहाँ भी हुआ, तो एक दो 2 बार संलयन हुआ, तो हम इसे कहते हैं कि दोहरा निषेचन। जब त्रिसंलयन पूछा जाए तो यही 3 युग्मों के संलयन को त्रिसंलयन कहते हैं। यानी जब इसमें जो दूसरा नर युग्मक होता है ये केंद्रीय या ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित करता है, तो उसमें 3 यन बन जाते हैं और वो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, ये त्रिसंलयन कहलाती है। तो ये हो गया आपके पास दोहरा निषेचन में लिखने का तरीका। अगर हम अब आ जाएं
तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिन क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। यानी जो जैव विविधता का मतलब जीवों की भिन्नता है, तो उसके महत्व बताओ। तो इसके महत्व भी हैं भाई, महत्व है तभी तो हम पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योग दिया है। जीवों में भिन्नता है तभी तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चीजें बनी है। तो इसमें हुआ ना कि जय संस्कृति के विकास में बहुत योग दिया है। इसी प्रकार मानव समुदाय ने भी अनुवांशिकी प्रजातियां व पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता ने पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी ये तीन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं, पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में। वैज्ञानिक क्षेत्र में वही मान लीजिए इसमें जीवों की भिन्नता थी तो अध्ययन करने के लिए, फिर अलग अलग जीवों में था, मतलब अलग अलग हमें चीजें देखने को मिली। फिर उसके बाद आर्थिक अवस्था में ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं, तो हम उन जीवों से, जैसे कि हम पशुओं को पालते हैं, तो पशुओं को पालते हम उनसे, मान लीजिए अगर गाय पालते हैं तो उनसे दूध भी लेते हैं। फिर बाय द वे उसको बेच भी, दूध को अगर हम बेच दें तो हमारी आर्थिक रूप से क्या हो जाती है, मदद हो जाती है। तो इन सभी में जैव विविधता का ही उपयोग है। अब मान लीजिए सभी मानव ही रहते या सभी प्लांट ही रहते, तो फिर क्या जीवन संभव हो पाता? तो जो हमारी पारिस्थितिकी है वो जैव विविधता के कारण ही क्या हुई है, बनी हुई है। क्योंकि जीवों, जो अलग अलग जीव हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिए जरूरी है। प्लांट न रहे तो हम नहीं, और हम न रहे तो प्लांट नहीं, यानी जीवों की भिन्नता बहुत ही जरूरी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जैव संरक्षण को विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब भाई जैव विविधता के महत्व पढ़ लिए, इतने महत्व हैं तो इनका संरक्षण भी तो करना पड़ेगा हमें। यानी जो जीव हैं सभी जीवों को रहना अनिवार्य है। अगर जीव विलुप्त होते चले गए तो फिर सभी के, मानव के जीवन भी संकट में आ सकते हैं, इसीलिए इनका संरक्षण करना भी जरूरी है। तो जैव विविधता संरक्षण के दो मुख्य विधियां हैं, एक है स्वास्थानीय संरक्षण, दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में बोले तो इन सीटू और एक्स सीटू। तो जो स्वस्थानीय संरक्षण है, जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षित रखना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर आदि चीजें जो है बनाई गई है। जैसे कि देखिए डायनासोर तो विलुप्त ही हो गया, अब उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो विलुप्त की कगार पे थी उनका हम संरक्षण करना था। तो विलुप्ति का कारण क्या था, कि वास स्थान न मिलना और उनको उस प्रकार का भोजन न मिलना, यही कारण था ना। तो इस कारण को दूर किया गया राष्ट्रीय उद्यान बना के, कि हाँ इसमें ये जीव रहेगा, उस जीव में, उस राष्ट्रीय, उस क्षेत्र में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा, यानी हम जीवों की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। अब जो दूसरा है बहिस्थानिक संरक्षण, तो जो बहिस्थानिक संरक्षण का आशय वनस्पतिक या जीवों को उनके प्राकृतिक आवास का मूल वातावरण के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करने से है। और इसके अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक आदि का रख रखाव सम्मिलित है। यानी जो बहिस्थानिक संरक्षण क्या है, हम देख रहे हैं ना कि ये प्राकृतिक वातावरण है, इसमें ये जीव या ये प्लांट अच्छे से रह ले रहा है। तो अब मान लीजिए प्राकृतिक वातावरण की कमी आ गई, हम चाह रहे हैं कि नहीं हम उसको कृत्रिम रूप से रखें, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कृत्रिम रूप से उसे रखने के लिए हमें वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी। जैसे कि देखिए पहले क्या था, जब हमारी साइंस बहुत अधिक नहीं गई थी, तो जो शिशु का निर्माण है वो केवल माता के गर्भ में ही हो सकता था। लेकिन अगर आप टुडे, मतलब आज की बात करो ना, तो इसमें माता के गर्भ में जो स्थितियां होती है ना, वही स्थितियां अब जो हैं लैब में प्रोवाइड करा दी गई हैं। और इस लैब में भी क्या हो सकता है, शिशु का निर्माण गर्भाशय की तरह हो सकता है, गर्भाशय की तरह हो रहा है। तो इसमें हम क्या किए हैं, जो उसकी प्रकृति थी उसी को हमने कृत्रिम रूप से बना दिया है। तो ये भी एक प्रकार से बहिस्थानिक संरक्षण ही आएगा। तो इसीलिए इसमें क्या आते हैं, जीन बैंक और बीज बैंक आते हैं। तो हमें जीनों को सुरक्षित करना है तो जीन कोशिका में सुरक्षित रहते हैं, तो वैसा ही रूप हमने बना दिया, अब उनको हम स्टोर करके रख लेंगे। बीज बैंक होते हैं, तो भाई बीज बैंक कहाँ पे कैसे उनको कैसा वातावरण चाहिए, तो हम वैसे ही वातावरण तैयार करके हमने कृत्रिम रूप से बना दिया। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, बाह्य स्थानिक संरक्षण या एक्स-सीटू, मतलब एक्स-सीटू के अंतर्गत। तो ये थे आपके पास आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सेशंस। तो प्लीज 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 आप इस सेशंस को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, कि बायोलॉजी में भी आप पूरे यहाँ से 100 आउट, मतलब जितने हो
70 आउट ऑफ 70 अगर आप टारगेट रखते हो तो आपका वो टारगेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जो यहाँ से शॉर्ट टाइप लघु उत्तरी होते हैं ना, लघु उत्तरी, ये 36 नंबर का मायने रखते हैं ना, तो भाई ये एक बिग नंबर है ही। तो हमें इसे तो अचीव करके रहना है, और ये अचीव करना बहुत ही आसान है। बस आप इस सेशंस को, हम यहाँ पे इतने क्वेश्चंस के एक और सेशन में कर लेंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चंस की अगर हमारी तैयारी हो जाती है तो उसमें से 12 क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनको कर लेंगे, ताकि हमारी बायोलॉजी की पूरी तैयारी हो जाए। बाकी हमारी एमसीक्यू वाली सेशंस तो चल ही रही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया भी है और भी कर लेंगे, ताकि कोई हमारे क्वेश्चंस छूटने ना पाए। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन या मेरे जो भी फ्रेंड हो, स्टूडेंट्स हो, आपसे आपसे यही उम्मीद है, मतलब यही रिक्वेस्ट है कि आप बस अपने एग्जाम में अपना 100% दे के आ जाओ, और रिजल्ट्स के लेके बारे में ज़्यादा टेंशन आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो लाइनें गलत नहीं है। हमने बताया भी है ना कि एक एग्जाम से आपके लाइफ को डिसाइड नहीं कर देता। आपकी जो लाइफ है ना, वो हर दिन एक एग्जाम से गुजरती है। तो क्या एक एग्जाम से अपनी आप लाइफ डिस्ट्रॉय कर लोगे? ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस जिंदगी में एक मोटिवेशन रखो, एक लक्ष्य रखो, और उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करो, और उस मेहनत के भी जो पल हैं, जो समय है, उनको भी अच्छे तरीके से जियो। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।